Okay, so today's topic is force and pressure. सभी लोग हेडिंग लिख लो कॉपी में. Before coming to the topic, there are many important things given in the book as well. The first thing is, what is matter? Can anyone tell me that what is matter? What is matter? कौन बताएगा? Yes. Anything that has mass and volume is Correct. Same thing. Occupies the space or volume is same thing. So anything, good, sit down. Anything that has mass and occupies space and can be perceived by our five senses, they are called as matter. उनको हम matter कहते हैं. जैसे ये घड़ी, ये matter है. जैसे हमारी body, ये matter है क्योंकि इसका कुछ मास है और ये इस रूम में कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको मैटर कहते हैं. नाउ मैटर is most of the things which are around us, which are coming in the category of matter, which we are able to feel it by the senses. Matter is made up of something. वो किसी चीज़ से बना होगा. Made up of something. तो ये जिन पार्टिकल्स से बना होता है उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स. So molecules are the particles which are making up the substances, bigger substances. Those are called as matter, and molecule are the smaller particles. Now these molecules are further made up of atoms. Which are much more smaller than the molecules. And atoms are further made up of subatomic particles, which are any of the combination: electron, proton and neutron. Right? So all things around us, whether it is air, water, trees, books, mountains, are made up of different types of atoms, or we can say molecules. Now the combination of these electron, proton and neutron in different substances is different. Number of electron is different in different substances. जैसे कि इस बेंच के लोहे में के एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस प्लास्टिक के एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होंगे. तो एलिमेंट्स इनको कहा जाता है, जो ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो इनसे जो बनते हैं प्योर सब्सटेंसेस, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उनको कहा जाता है एलिमेंट्स. एलिमेंट्स के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं. एलिमेंट्स वो सब्सटेंस विच इज़ एग्जिस्टिंग इन द सिंपलेस्ट स्टेट, यानी वो अपने सबसे सिंपलर स्टेट में होता है और ज़्यादा उसको हम किसी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल मेथड से किसी और शेप या मॉलिक्यूल या एटम में उसको और सिंपल नहीं बना सकते. वो ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट स्टेट. हाँ, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेक्स अप different kinds of atoms. And there are these different atoms make up the different types of elements, and these elements which are till now which have been discovered is 118 elements. 118 एलिमेंट्स जो है वो अब तक डिस्कवर किए गए हैं. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से करके पूरे पीरियोडिक टेबल में जो लिखे हुए हैं एलिमेंट्स वो सब 118 हैं, जिसमें से 92 जो हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, लेकिन बाकी जो हैं वो आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं. तो इतने तरह के एलिमेंट्स जो है वो अवेलेबल है.
तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी, लिख लो, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी element is a substance which cannot be further divided. Element is a substance which cannot be further divided into simpler substances. Element is a substance which cannot be further divided into simpler substances. और एटम की डेफिनेशन क्या बनेगी? एटम वो सबसे छोटा यूनिट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेता है ना। केमिकल रिएक्शंस में एटम्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं और कंबाइन करके कुछ नए तरीके के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो नया प्रोडक्ट हमको देखने को मिलता है। तो एटम की डेफिनेशन लिख लो, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of an element which takes part in a chemical reaction, which takes part in a chemical reaction. Atom is the smallest unit of an element which takes part in the chemical reaction. जैसे कि अगर हमने बोल दिया सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, राइट? दिस इज द फॉर्मूला। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तीन तरह के एटम से मिलके बना है, एक तो सोडियम, दूसरा और तीसरा हाइड्रोजन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो अब जब ये रिएक्ट करते हैं तो इन्हीं की पोजीशंस आपस में इंटरचेंज होती है, तो ये रिएक्शन के बाद बना लेगा NaCl, क्लोरीन आकर के इससे जुड़ जाएगा और OH जो है वो निकल करके हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, यानी बना लेगा वो H2O। तो एटम्स मूव किए, एटम्स एक जगह से दूसरी जगह गए, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है केमिस्ट्री में। तो एटम के डिस्प्लेसमेंट से, मूवमेंट से नए तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो वही कहा गया है कि केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेता है वो कौन होता है? वो एटम होता है, ना कि मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखना, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of a substance, a molecule is the smallest unit of a substance which has independent existence, which has independent existence and same properties as that of matter,
तो मॉलिक्यूल को क्या कहा जा रहा है? मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। एक मैटर को बनाने वाला जो पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल ही है, और मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल नेचर में मिल जाएंगे वाटर में, लेकिन हाइड्रोजन का एटम आपको फ्रीली एनवायरनमेंट में नहीं मिलेगा, वो किसी न किसी चीज़ के साथ आपको रिएक्ट कर जाएगा। तो जो ये एलिमेंट्स होते हैं, ये इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स नेचर में एग्जिस्ट कर जाते हैं, लेकिन एटम्स जो हैं वो एग्जिस्ट फ्रीली नहीं करते। एटम्स किसी के साथ रिएक्ट करके, खुद के ही साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बना लेंगे, तब वो नेचर में रहेंगे। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटम आपको नेचर में नहीं मिलेगा, लेकिन एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्ट करके O2 मॉलिक्यूल बना लेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और तब नेचर में आपको वो मिल जाएगा। तो इसलिए एटम एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। यही दोनों में डिफरेंस है। फिर उन मॉलिक्यूल्स का क्या, जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स हों, जैसे कि H2O, H2O। तो H2O क्या बताता है? H2O इज़ अ वाटर मॉलिक्यूल। ये पानी के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है H2O। और इसमें मॉलिक्यूल से लिखने से क्या समझ में आ रहा है हमको? 2 एटम्स किसके हैं? हाइड्रोजन के, और 1 एटम किसका है? ऑक्सीजन का। तो इनके कॉम्बिनेशन का रेशियो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एटम 2:1 बताया जा सकता है। नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से अगर कॉम्बिनेशन का रेशियो बताएं तो 2:1 बताया जाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से रेशियो बताएं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो रेशियो कितना बनेगा? 2:16। यानी फाइनली रेशियो कितना बनेगा? 1:8। 1:8। तो बाई मास अगर कहा जाए कि ये किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं तो वो 1:8 है, लेकिन बाई नंबर ऑफ एटम्स अगर कहा जाए किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं तो वो 2:1 है। फिर एटम्स मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज को और बेहतर समझने के लिए बनाया गया काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी कोई बात नहीं। काइनेटिक थ्योरी, तो काइनेटिक थ्योरी का पहला पॉइंट क्या है? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जितने भी मैटर सब्सटेंसेस होते हैं वो उनका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो उनको बना रहा है या तो वो कोई मॉलिक्यूल होगा या कोई एटम होगा। तो ये बेसिक सी बात है, सबको मालूम है। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने कहा है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये केमिस्ट्री में भी था और फिजिक्स के पिछले चैप्टर, पहले चैप्टर में भी था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी नहीं होते, रुके नहीं रहते हैं, बिकॉज आसपास सराउंडिंग में एनर्जी अवेलेबल होती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इन अनदर फॉर्म। तो वो एनर्जी हमारे आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स जो कि बहुत छोटे साइज़ के पार्टिकल्स हैं उनके लिए वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो वो उस एनर्जी की वजह से क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। दे आर इन रैंडम मोशन, ऑलवेज मूविंग, दे आर नॉट एट अ फिक्स प्लेस। तो जब मोशन करेगा कोई पार्टिकल तो उसका कुछ खुद का मास होगा, प्लस उसके अंदर आ गई वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी, इन दोनों चीज़ों से बन जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्जेक्ट के अंदर, उस पार्टिकल के अंदर आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv², वेयर m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। तो इन पार्टिकल्स में मास भी है और कुछ वेलोसिटी से मूव भी कर रहे हैं,
तो इनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये बात सेकेंड पॉइंट में कही गई है। थर्ड पॉइंट में कहा गया द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये जो काइनेटिक एनर्जी है किसका, मॉलिक्यूल्स का, वो किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। यानी टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर हम घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट एनर्जी आएगी फ्रेम में, हीट एनर्जी आएगी तो वो मॉलिक्यूल्स को क्या कराएगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी। मॉलिक्यूल्स जब एनर्जी पाएंगे तो एनर्जी पाके एक्साइटेड हो जाएंगे, तो वो मूव ज़्यादा करने लगेंगे। जब मूव ज़्यादा करने लगेंगे तो वेलोसिटी उनकी बढ़ जाएगी, उस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। फोर्थ पॉइंट, काइनेटिक थ्योरी के फोर्थ पॉइंट में बात की गई है फोर्स ऑफ कोहेजन की। तो फोर्स ऑफ कोहेजन क्या होता है, फोर्स ऑफ कोहेजन या कोहेसिव फोर्स, कोई बताएगा? हाँ करेक्ट, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स जब होते हैं तो उनको आपस में जोड़ करके रखने वाला जो फोर्स होता है वही होता है कोहेसिव फोर्स। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपक करके रहना चाहते हैं, तो उनको एक साथ, एक जब पानी गिरता है तो एक बड़ा सा ड्रॉपलेट देखने को मिलता है, तो एक साथ उनको मॉलिक्यूल्स को कौन रख रहा है, दैट इज द फोर्स कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। मरकरी में ये और बढ़ जाता है, अगर मरकरी आप कहीं गिरा दो तो मरकरी का भी एक बड़ा सा ड्रॉप बन जाएगा, उसको अगर आप बीच से कट भी कर दोगे तो वापस वो दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद वापस जुड़ जाएगा और जुड़ करके एक सिंगल ड्रॉप बन जाएगा। तो मरकरी में और भी ज़्यादा कोहेसिव फोर्स होता है, इसलिए वो सब एक साथ रहना चाहते हैं। अगर चाहोगे उनको स्प्लिट कर दें तो जल्दी नहीं होने देंगे एक दूसरे को, अगर बहुत दूर दूर निकल जाएंगे तभी होगा, अगर थोड़ा भी डिस्टेंस कम होगी तो वो सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, बिकॉज कोहेसिव फोर्स उसमें ज़्यादा होती है। और दूसरा फोर्स का बात किया गया है यहाँ पर, उसका नाम है फोर्स ऑफ अधेशन। हाँ, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स जब होते हैं, यानी डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है तो उसको फोर्स ऑफ अधेशन कहते हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हम एक ग्लास में पानी पी करके रखते हैं तो उस ग्लास में पानी की बूंदें जो है वो चिपकी रह जाती हैं। जैसे इस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में कोल्ड ड्रिंक पी ली गई है, लेकिन फिर भी कोल्ड ड्रिंक के ड्रॉप्स जो कि पानी से ही बने हैं वो इस बॉटल से क्या है, चिपके हुए हैं। तो रीज़न बिकॉज ये मॉलिक्यूल्स के बीच में और इस प्लास्टिक की बॉटल की वॉल प्लास्टिक के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स इससे चिपक गए, ये ग्लास में नहीं गए। अदरवाइज ये सारे चले गए होते तो एक बॉटल पूरी सूखी एम्प्टी होती, लेकिन अभी ये नहीं है उस तरह से। तो कारण है फोर्स ऑफ अधेशन। फिफ्थ पॉइंट में बात कही गई है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। जाहिर सी बात है, मालूम है हमको, सॉलिड, लिक्विड और गैस में इसी बात का अंतर भी है। सॉलिड में जो स्पेस है मिनिमम होता है, लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज़्यादा और गैस में ये स्पेस सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस को हम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, राइट। और सिक्स लास्ट पॉइंट में कहा गया है कि जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड में हो या लिक्विड में या गैस में, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जिसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो यही 5, 6, 7 पॉइंट्स हैं जो काइनेटिक थ्योरी डिफाइन करता है।
अब अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, आप लोग को मालूम ही होगा कि सॉलिड में कैसे होता है मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट. दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी हाई, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस. लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा कम हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है. गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत बढ़ जाता है. तो इस तरह से अलग अलग ये स्टेट्स जो है वो फॉर्मेशन करते हैं सॉलिड, लिक्विड्स और गैस. एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स आपको बता ही दिया. नेक्स्ट टॉपिक आता है सरफेस टेंशन. नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या है, लिख लो. द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड to contract its free surface area due to intermolecular force of attraction is called surface tension. थोड़ा और इधर थोड़ा सा, बस. is called surface tension. Examples of surface tension, जैसे पेंट ब्रश जो होती है उसमें ढेर सारे हेयर्स होते हैं उसके. जब वो सूखी होती है तो हेयर्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, लेकिन जब हम उसको डिप कर देते हैं वाटर में तो दे गेट क्लिंग टू ईच अदर, वो एक साथ एकजुट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं आपस में. तो बिकॉज जो पानी में जिसको या ऑयल में जिसको पेंट में जिसको डिप किया गया, वो पेंट और वो पानी क्या करना चाहता है, एक दूसरे को आपस में एक दूसरे से करीब रहना चाहते हैं. तो वो एक सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहना पसंद करते हैं. तो उसकी वजह से जो उसके अंदर डिप हुए हेयर्स हैं, वो हेयर्स भी क्या होते हैं, आपस में चिपक के एक साथ हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स. स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, पानी की जो बूंदें होती हैं वो जब नेचर में या कहीं एग्जिस्ट करती हैं तो एक स्फेरिकल शेप ले लेती हैं, स्फीयर के शेप में आ जाती हैं. जैसे पानी की बूंद कहीं गिरती है, सुबह पत्तों पे जो पेड़ के पौधे होते हैं उनके पत्ते जो होते हैं उन पे जो ओस की बूंदें होती हैं, वो ओस की बूंदों पे कैसे सरफेस होती है उनकी, गोल आकार होता है उनका, बॉल शेप का होता है. तो पानी की बूंदें गोल आकार क्यों ले रही हैं, बिकॉज अ स्फीयर हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया. सरफेस एरिया अगर सबसे कम रखना है तो वो जो शेप डिफाइन किया गया है मैथ्स में वो है स्फीयर. स्फीयर की सरफेस एरिया जो है वो सबसे कम हो जाती है अगर सारे 3D ऑब्जेक्ट्स में बात की जाए तो इसलिए वो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो भी क्या रहना चाहती है, स्फेरिकल शेप में रहना पसंद करती है, क्योंकि उसको अपना क्या करना है, सरफेस एरिया मिनिमम रखना है. तो इस वजह से वो इस शेप में आता है. सरफेस टेंशन के ही कारण जो है क्या होता है, स्मॉल इंसेक्ट्स दे आर एबल टू वॉक ऑन वाटर. जैसे कुछ कीड़े कुछ होते हैं ऐसे, मॉस्किटोज या कुछ ऐसे इंसेक्ट जो पानी के ऊपर चल लेते हैं.
तो पानी के ऊपर चल लेने का कारण उनका ये होता है कि जो वाटर होता है उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं और सरफेस टेंशन की वजह से एक लेयर सी बन जाती है, एक बड़ी सी लेयर, और इस लेयर के ऊपर जो इंसेक्ट्स हैं वो क्रॉल करते हैं। तो बिकॉज ये जो लेयर बनी है, ये जो सरफेस टेंशन की वजह से क्रिएट हुआ है लेयर, वो लेयर को भी तोड़ नहीं पाते इंसेक्ट्स के पैर, तो वो उसके अंदर पानी में नहीं जाते, वो पानी के ऊपर ही रहते। जैसे मान लो कि एक प्लास्टिक का टब बनाया गया है और उस टब के अंदर पानी भरा है, लेकिन वो जो टब है वो एयर से या वाटर से फिल्ड है, एयर से या वाटर से फिल्ड है। अब जब आप उस टब पे पैर रखोगे तो आपके पैर उस टब के अंदर धंस नहीं जाएंगे, क्योंकि एयर या वाटर जो उसके नीचे है वो आपको क्या करेगा, आपके पैरों को ऑपोजिट फोर्स देगा, रेजिस्ट करेगा, तो आप जो है उस पर चल सकते हो। एक टब जिसमें पानी या एयर फील्ड है उस पे आप चल सकते हो, ऐसा सोफ़ा भी आता है एयर वाला, तो उस पे आप बैठ लेते हैं, उठ लेते हैं, चल लेते हैं। तो कारण कि जो अंदर एयर भरी है वो एक ऑपोजिट फोर्स आपको देता है। उसी तरह से उसी तरह से ये जो वाटर है ये अपने ऊपर सरफेस टेंशन के कारण एक लेयर क्रिएट कर लेता है, और इस लेयर को जो इंसेक्ट होते हैं उनके वज़न काफ़ी कम होता है, तो वो जब पैर रखते हैं तो उनसे जो फोर्स जनरेट होता है वो फोर्स भी काफ़ी कम होता है, प्रेशर जो क्रिएट होता है वो प्रेशर भी काफ़ी कम होता है। तो वो प्रेशर इस वाटर की लेयर को तोड़ने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो वो इस लेयर के ऊपर क्या करता है, चलता चला जाता है, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। अगर यही सरफेस टेंशन नहीं होती, जैसे अगर हम उसमें साबुन मिला दें तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है, तो जो है इंसेक्ट जो है क्या हो जाएगा, उस पानी में डूबने लगेगा, बिकॉज जैसे ही वो पैर रखेगा वो उसमें डूब जाएगा, वो पानी वहाँ से उसके अंदर मॉलिक्यूल्स वहाँ से हटने लगेंगे, तो ये जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाती है। तो इंसेक्ट्स आर एबल टू वॉक ऑन वाटर बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन इन द लिक्विड। इसी तरह से एक नीडल जिसकी क्या कर दी गई हो, ग्रीसिंग कर दी गई हो, उसके ऊपर ग्रीस लगा दिया गया हो। अगर कहीं पानी या कोई लिक्विड चीज़ इकट्ठा करके रखी गई है, उसमें अगर उस नीडल को डालोगे तो वो नीडल उसमें फ्लोट करेगी, बिकॉज जब उसकी ग्रीसिंग कर दी गई तो अब वो जो है जो सरफेस टेंशन क्रिएट होगा उसके जिस लिक्विड में उसको डालोगे, उस लेयर को वो पियर्स नहीं कर पाएगा, यानी उसको वो भेद नहीं पाएगा, तो वो उसके ऊपर ही क्या करेगा, फ्लोट करता रहेगा। इन थर्ड एंड फोर्थ, यानी जो इंसेक्ट वाला केस था और जो ग्रीस निडल वाला केस था, दोनों में ही क्या हुआ, द वेट ऑफ द बॉडी, इंसेक्ट की बॉडी का वेट उसको नीचे ले जाना चाहेगा, लेकिन सरफेस टेंशन उसको क्या करना चाहेगा, ऊपर रखना चाहेगा। तो वेट जो है वो क्या हो जा रहा है, सरफेस टेंशन से बैलेंस हो जा रहा है। तो जब दोनों बैलेंस हो जा रहे हैं तो ये वेट उसको नीचे नहीं ले जा रहा, उस लिक्विड में उसको नहीं ले जा पा रहा, तो वो उसके ऊपर ही ऊपर वॉक कर ले रहा है। या वो नीडल जो है, वो नीडल का वेट अगर ज़्यादा रहता है तो वो नीडल क्या कर जाती है, लिक्विड में डूब जाती है, यही कारण होता है डूबने का। और यहाँ पे सरफेस टेंशन आ गया, तो सरफेस टेंशन से भी कम अब वो वेट उसका अप्लाई हो रहा है ग्रीसिंग कर देने के कारण, क्योंकि उसका वेट जो है वो पर्टिकुलर एरिया में बढ़ गया ग्रीसिंग कर देने से कारण। ग्रीसिंग कर देंगे तो एक लेयर उसके अराउंड जो है वो क्रिएट हो जाएगी, तो वो लेयर में उसका वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो वेट इतना नहीं है कि उसको लिक्विड में ले जा सके, तो इसलिए वो ग्रीस नीडल क्या करेगी, उसके ऊपर फ्लोट करती रहेगी।
इसी की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से या कोहेसिव फोर्सेस, अधेसिव फोर्सेस की वजह से मेनिस्कस बनते हैं। मेनिस्कस कैसे बनते हैं? जैसे कि एक कंटेनर, उसमें जब वाटर लिया गया तो आप यूजुअली देखोगे इस तरह का शेप जो है वहाँ पे बनता दिखाई देता है। किनारों पे बिल्कुल वो पानी जो है एकदम फ्लैट लेयर नहीं बनाता है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर और यहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी एक सी शेप, स्लाइटली सी शेप जो है वो बन रहा है। तो कारण जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनके और इस कंटेनर के मॉलिक्यूल्स के बीच में अधेसिव फोर्स काम कर रहा है। तो वो अधेसिव फोर्स क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को स्टिक कराएगा, अपने से चिपका के रखेगा। तो मॉलिक्यूल्स कुछ हाइट तक ऊपर इससे चिपके हुए रहते हैं। सिमिलरली इधर से भी क्या होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो पानी के इस वेसल के दीवार से चिपके हुए रहते हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो इस तरह का शेप देने लगता है, ओवरऑल इस तरह का शेप देने लगता है बिकॉज ऑफ द अधेसिव फोर्स। और दूसरा टाइप का मेनिस्कस जो दिखता है वो है, अगर हमने मान लो मरकरी ले लिया किसी टेस्ट ट्यूब में, तो मरकरी जब लोगे टेस्ट ट्यूब में तो तुमको ऐसा शेप बनता दिखाई देगा, इसका ऑपोजिट। बिकॉज मरकरी क्या करेगी, मरकरी में एडहेसिव फोर्स नहीं होता उतना जितना कोहेसिव फोर्स होता है। तो मरकरी आपस के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी, एक इकट्ठा करके रखने की कोशिश करेगी। तो चाहेगी कि वो एक बॉल के शेप में रहे। तो वो बॉल का शेप बनाने के चक्कर में उसका जो है मेनिस्कस जो है वो इस तरह से हो जाता है, यानी ये मरकरी इस बॉल से चिपकना नहीं चाहती है। दिस मरकरी डज नॉट वांट्स टू गेट स्टक टू दिस वॉल ऑफ द कंटेनर बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स। तो इनको मेनिस्कस कहते हैं, मेनिस्कस, कॉनकेव मेनिस्कस एंड कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो ये वाला जो शेप है आपका, ये कॉनकेव मेनिस्कस है क्योंकि इसमें ऐसा गहरा गड्ढा सा शेप बन रहा है। और ये जिसमें उभरा सा शेप बन रहा है, ये आपका कॉन्वेक्स मेनिस्कस है। ये आप लोग आगे जब पढ़ेंगे तो फिजिक्स में आपको पढ़ाए जाएंगे स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर होता है। तो कॉनकेव मिरर जो है वो इस शेप का होता है, स्पून का गड्ढे वाला साइड, और कॉन्वेक्स जो है वो उसका ऑपोजिट होता है, उभरा वाला साइड। तो ये कॉनकेव शेप दिया गया है नाम फिजिक्स में, और इसको कॉन्वेक्स नाम दिया गया है। तो ये आपका कॉन्वेक्स शेप है और ये आपका कॉनकेव शेप है। तो कॉनकेव मेनिस्कस और कॉन्वेक्स मेनिस्कस। सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में? व्हेन वी ऐड सोप टू द वाटर, जैसे मैंने कहा साबुन जब हम मिला देते हैं पानी में तो पानी का सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाता है। कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, तो पानी के आपस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पानी जो है वो क्लोथ्स के साथ मिक्सअप इजीली होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि हमने कपड़ा पानी में डाल दिया और कपड़ा जो है वो जल्दी भीग ही नहीं रहा है। ऐसा कभी कभी होता है जब यूजुअल वाटर में हम कपड़ा कोई डाल देते हैं किसी पर्टिकुलर फैब्रिक का, तो कपड़ा जो है वैसे ही पड़ा रहता है, पूरा भीग नहीं पाता है अच्छे से। तो कपड़ा अगर पूरा भीगना चाह रहा है या चाहना भी चाहिए उसको, क्योंकि वो उसको वॉश होना है, तो वॉश होने के लिए वो पूरा गीला होना चाहिए। तो वो होने के लिए क्या कर दिया जाता है, वाटर में सोप या डिटर्जेंट जब मिक्स करके तब कपड़ा डाला जाता है, तो कपड़ा जो है वो बेहतर तरीके से उसमें पूरे पानी में मिक्स हो जाता है, पूरा पानी जो है उस कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जब एब्जॉर्ब होगा तभी वो अच्छे से वॉश होगा, जाहिर सी बात है। इफ वाटर इज हीटेड, जब पानी को गर्म करते हैं तब भी उसके सरफेस टेंशन पे असर पड़ता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो हॉट वाटर इज अ बेटर क्लीनिंग एजेंट देन कोल्ड वाटर, गर्म पानी से कपड़े जो है वो अच्छे धुलते हैं,
कंपेरेबल टू द कोल्ड वाटर, बिकॉज गर्म पानी का सरफेस टेंशन क्या है, कम है। तो सरफेस टेंशन कम है तो पानी जो है वो कपड़े में घुलेगा अच्छी तरीके से, तो जितना अच्छी तरीके से घुलेगा उतना अच्छी तरीके से उसको धुलेगा। ऑइंटमेंट्स हैव लो सरफेस टेंशन, जो ऑइंटमेंट्स आते हैं लगाने के लिए, मेडिसिन्स आती हैं लगाने के लिए, क्रीम्स आती हैं लगाने के लिए, उनका सरफेस टेंशन कम होता है, ताकि जहाँ भी चोट लगी है, कट लगा है, उस जगह वो पूरी तरह से क्या कर जाएं, फैल जाएं, बिकॉज वो जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी एरिया में होगा, तो उस एरिया में वो जो है पूरा लग जाना चाहिए। मेकिंग द हीलिंग प्रोसेस क्विकर एंड फास्टर। डिसइंफेक्टेंट्स आर सॉल्यूशंस ऑफ लो सरफेस टेंशन। जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जैसे डेटॉल वगैरह, तो इनमें जो है सरफेस टेंशन कम करने की पावर होती है, तो इनको अगर हम वाटर या किसी चीज़ में डालते हैं तो ये क्या कर देते हैं, सरफेस टेंशन कम कर देते हैं, और उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उसके अंदर के जो होते हैं वो मर जाते हैं, और जो बैक्टीरिया होती है वो उसके स्प्रेड और मल्टीप्लाई करने के चांसेस जो है वो घट जाते हैं, क्योंकि वाटर फिर उसकी मदद नहीं करता, वाटर का सरफेस टेंशन उसको मदद नहीं करता, तो वो बैक्टीरिया और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मरने लगते हैं। एक तो उनके अंदर डिसइंफेक्टेंट के अंदर प्रॉपर्टी ऐसे केमिकल होते हैं मारने की, दूसरा कारण हो जाता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन अगर हाई है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसकी सरफेस पे, कोई पानी का मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई है और उसकी सरफेस टेंशन यूजुअल है, नॉर्मल, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, उसके सरफेस पे रहने लगेंगे और जीने लगेंगे, बैक्टीरियाज वगैरह। लेकिन अगर उसमें डिसइंफेक्टेंट यानी डेटॉल वगैरह मिला दिया गया तो उसने क्या कर दिया, सरफेस टेंशन उसका घटा दिया, तो बैक्टीरिया वगैरह अगर आएंगे उसमें तो वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, और डूबेंगे उसके बाद फिर वो जो केमिकल है वो उसके ऊपर एक्ट करेगा और उसको किल कर देगा। स्टॉप।